Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 24th February of 2021 and it's a Wednesday today. चलिए आज का वीडियो एनालिसिस हमारा शुरू करते हैं। वीडियो एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक मैप क्वेश्चन। तो मैप क्वेश्चन में आपको नेम ऑफ द कंट्री बताना है। तो जैसे ये है आज का क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन मार्क, ये कंट्री का नाम आपको बताना है। ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, रशिया है, बेलोरूसिया है, पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवाकिया, हंगरी। इस कंट्री का नाम आपको बताना है। इस कंट्री का नाम क्या है ये आपको बताना है। ब्लैक सी भी है इस तरफ, ये ब्लैक सी है। तो आपको बताना है इस कंट्री का नाम क्या है। तो ये मैप क्वेश्चंस आपको कंट्री याद हो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग शुरू किए हैं। तो काफ़ी क्या कहते हैं, हर कोई आंसर ज़रूर दे और प्लीज़ आंसर इसका ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए, ये सारे के सारे जो हम लोग पीडीएफ नोट डिस्कस करेंगे आज, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी प्रिपरेशंस को और हेल्प करेगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आज का हमारा टारगेट 20+ लाइक्स का है, तो प्लीज़ इसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का वीडियो एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स बेल टू दिशा। कि जैसे दिशा रवि के ऊपर टूल किट के ऊपर केस चल रहा था कि उन्होंने, टूल किट क्या होता है ये हमने कल भी डिस्कस किया था। टूल किट कोई भी डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके कारण जो हम जहाँ, जैसे हमारा इंटरनल कंट्री मैटर जो चल रहा है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, उसको जो बढ़ावा दे, जो उसको और क्या कहते हैं बढ़ावा दे इस तरह के प्रोटेस्ट को, जो डॉक्यूमेंट कहलाता है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं टूल किट कहा जाता है। जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या बाहर के देश के साथ शेयर करें, उस टूल किट जो होगा, जो डॉक्यूमेंट हम शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिससे ये क्या कहते हैं फार्मर प्रोटेस्ट और बढ़े, तो उसको टूल किट कहा जाता है। तो इसके ऊपर, टूल किट के ऊपर ही दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दी है दिशा को। उन्होंने कहा है कि जो शेयर किया गया था एक्टिविस्ट दिशा रवि के द्वारा, वो इनॉक्वस था, वो उतना वैसा नहीं था कि उसके द्वारा भड़काऊ इस तरह का कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें बेल दे दी गई है। तो इस पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, वैक्सीन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल सून। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जैसे ही ये जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीन रोल आउट जैसे ही ख़त्म होता है, या धीरे धीरे हम लोग जितो क्या कहते हैं 50 अबव जो लोग हैं उनके ऊपर वैक्सीन रोल आउट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स काफ़ी लार्ज अमाउंट, जितने भी डिफेंस में हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में इन लोगों को वैक्सीन लग चुका है और धीरे धीरे लग भी रहा है। तो क्या कहते हैं 50 अबव वाले लोगों को भी शुरू करना चाहिए, जिससे हम एक क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग अचीव कर सकें अपने टारगेट को। तो ये पूरा जो प्रोग्राम होगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के द्वारा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन देखा जाएगा, ऐसे इसमें बात की गई है। जो हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उनके द्वारा ये बात की गई है। तो देखना है कब से शुरू होता है 50 अबव का, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो नई वैक्सीन आई थी, इससे कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कुछ लोगों को बुखार उखार टाइप का आ रहा था, क्या कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी। तो क्या कहते हैं देखना है कि किस तरह से जो नई जो वैक्सीन हैं वो जो केसेस बढ़ने लगे, इसलिए ज़रूरी भी है कि जो 50 अबव लोग हैं उनको वैक्सीन उनके ऊपर लगनी चाहिए। तो उस पर यह भी आता है जो इंद्रधनुष 3.0 क्या कहते हैं लॉन्च करने की बात की गई है। इंद्रधनुष जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है छोटे बच्चों और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके ऊपर, तो जो प्रोग्राम होता है ये आपको याद होना चाहिए, इसका नाम होता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये स्कीम पूरी तरह से कवर करेगी जितने भी बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जिन्होंने अपना रूटीन जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता था, जैसे छोटे बच्चों को एक रूटीन वाइज इम्यूनिटी, वो इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं किया जाता था, तो उसको क्या कहते हैं रुक गया था क्योंकि इस कोविड कारण के कारण क्या कहते हैं ये प्रोग्राम्स नहीं होते गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो, और क्या कहते हैं इस तरह के मिशन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 इसको हेल्प करेगा। चलिए अगली न्यूज़ आती है, ब्लो टू पीएम ओली एज नेपाल सुप्रीम कोर्ट री इंस्टेट लोअर हाउस। कि जैसे हम जो
प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, क्या कहते हैं ओली, क्या कहते हैं केपी शर्मा ओली, उनको रीइंस्टेट करने के लिए उनकी गवर्नमेंट जो लोअर हाउस है उसको रीइंस्टेट करने के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो क्या कहते हैं एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जो एक 13 रेट पिटीशन फाइल हुई थी उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया, जो उनकी 275 मेंबर हाउस है, जो कहा गया है कि उसे कन्वीन किया जाए 13 दिन के अंदर। तो देखना होगा कि कैसे होता है, ये लोअर हाउस काफ़ी दिक्कत होगी। तो क्या कहते हैं इस तरह की दिक्कतों को कैसे इशू सॉल्व करता है नेपाल, ये काफ़ी ज़रूरी है, और उसमें इंडिया उनकी कोई हेल्प करता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो रीइंस्टेट करना लोअर हाउस क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो अब ये करना पड़ेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री डिसोन्स काउ साइंस एग्ज़ाम। क्या कहते हैं जो मिनिस्ट्री ने कहा, जो क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि जो काउ साइंस एग्ज़ाम की बात की गई है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है टू कंडक्ट एग्ज़ाम की। क्या कहते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। तो इसमें वही बात की गई है कि इस तरह का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्रिटिसाइज़ किया गया था इस क्या कहते हैं ये इस तरह के एग्ज़ाम्स के ऊपर। क्या कहते हैं जो काउ साइंस एग्ज़ाम की बात इसमें की गई है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आता है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये कब बना था, क्या है ये, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इसकी PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, ये एजेंसी है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उसके अंदर ही आती है। इसे बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ काउस के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू ऑर्गेनाइज जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स के ऊपर, और ये स्टेप्स लेने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ब्रीड्स, और जो प्रोहिबिट करने के लिए जो स्लॉटर ऑफ काउस चलते थे, जो गाय और बछड़ों के जो क्या कहते हैं स्लॉटर चलते स्लॉटर हाउस, उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया था। लगभग 50 वेल डिफाइंड ब्रीड्स ऑफ कैटल, 17 ब्रीड्स ऑफ बेफेलोज इन द कंट्रीज क्या कहते हैं ऐसा इसमें बताया गया। ये एक हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी थी जो फॉर्मुलेट करती थी जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी, और प्रोवाइड कराती थी डायरेक्शंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के लिए। ये फंक्शन करती थी, एक इंटीग्रल पार्ट थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का भी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2014 में। इसका एम था कि डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, कंजर्वेशन, जितने भी इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं या जो जेनेटिक अपग्रेडेशन है बोवाइन पॉपुलेशन का, और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको क्या कहते हैं इन्हेंस करना, जितनी भी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना मिल्क प्रोडक्शन में, इसकी ये इनिशिएटिव्स थे, इसका ये एम था राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी इसी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली पुलिस लॉन्चेस जनसंपर्क वाहन। ये जो दिल्ली पुलिस ने क्या कहते हैं दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस SN श्रीवास्तव ने लॉन्च किया है एक जनसंपर्क वाहन को, जो एक डायनेमिक कॉन्टैक्ट बनाएगा पीपल ऑफ दिल्ली, जितने भी लोकेलिटीज़ हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर। ये मेजरली इसलिए स्ट्रेंथन करने के लिए जो पुलिस पब्लिक रिलेशंस होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि लोग डरते हैं पुलिस से काफ़ी ज़्यादा, तो डरे ना इतना ज़्यादा कि क्या कहते हैं कोई कंप्लेन लिखाने के लिए कि भी डरे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पुलिस वीक में जैसे चल रहा है, तो ज़रूरी है कि पुलिस पब्लिक रिलेशंस और बढ़ाया जाए और अच्छे से किया जाए, ऐसा ज़रूरी है। ये जो वैन है ये लॉन्च की गई थी दिल्ली पुलिस रेजिंग डे जो 16 फरवरी है उस दिन इसे लॉन्च किया गया था। तो अब याद रखिएगा इसका दिल्ली पुलिस रेजिंग डे क्या था, 16 फरवरी को था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्कूल टोल्ड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन साइबर बुलिंग। इसमें बात की गई कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एक सर्कुलर पास किया है जितने भी हेड्स ऑफ स्कूल्स हैं सबको, कि जो बच्चे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको, जो छोटे बच्चे क्या कहते हैं जो अभी नया नया मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है तो बच्चे मोबाइल तो देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और क्या कहते हैं मोबाइल बहुत देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको जो साइबर बुलिंग होती है उससे बचाने के लिए उन्हें एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि जितने भी 10 क्लासेस ऑनलाइन इस पेंडेमिक के कारण हुई है उसके बाद वो ऑनलाइन के काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए। तो ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं उन्हें जितने भी एजुकेशन है, एक तरह से इंटरनेट एजुकेशन आप मान लीजिए, जो कैसे यूज़ किया जाता है इंटरनेट उसके बारे में हम उन्हें बताएं। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये साइन किया है कि क्या कहते हैं स्टडी में फाउंड किया गया था कि इंडियन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड के तहत
कि जितने भी ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन होता है चिल्ड्रन के, जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। क्या कहते हैं इस वक्त ऑनलाइन, क्या कहते हैं जब से ऑनलाइन हुआ, जब से कहते पैंडमिक शुरू हुआ है, तो इससे ज़रूरी है कि हम साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाएं। इस तरह के सर्कुलर्स हर गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को सर्कुलेट करने ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ हर स्टेट में देखी जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि साइबर बुलिंग को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और अगर कोई इस तरह का क्राइम आता है तो आप साइबर डिपार्टमेंट में प्लीज़ रिपोर्ट ज़रूर करें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, टेररिज्म इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें बात की गई है कि जो अभी 46 सेशन चल रहा था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें हमारे जो कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि टेररिज्म एक क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि टेररिज्म के कारण हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है। ऐसा उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन राइट्स एजेंडा जो होना चाहिए वर्ल्ड में, वो जो मेजर चैलेंज है उसका वो है टेररिज्म। और जो उन्होंने कहा कि इंडिया पूरी तरह से तैयार है, कोई भी कंट्रीज उनके साथ कोलैबोरेट करके इस तरह की एक्टिविटीज़ ख़त्म करना चाहे तो इंडिया पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ के सपोर्ट करेगा, ऐसा उनका कहना था। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, 46 सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या, क्या एम है इसका, ये हम लोग देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसे बनाया गया था 2006 में। कहते हैं 2006 में, आप ये भी याद रखिए कब बनाया जाता है, क्योंकि इस तरह की कभी कभी प्रीलिम्स टाइप के पेपर्स में ये पूछ लिया जाता है कब बना था। तो ये इसका नोटोरियस रिकॉर्ड्स है ह्यूमन राइट वायलेशन का, जिसे हमने देखा गया है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं। 12 साल पहले कहते हैं यूएनएचआरसी था, वो सीमिंगली उसमें मीटिंग होती थी, क्या कहते हैं जिस जैसे इसके मेंबर थे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फिलीपींस ऑन इट वोट। और इनके एक्यूजन भी था इनके ऊपर कि ग्रेव इशूज जैसे रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन, ह्यूमन राइट वायलेशन जो क्यूबा में हुआ, इस तरह की कई एक्टिविटीज़ देखी गई थी। तो इसका जो मैंडेट है, इसकी जो फंक्शनिंग है, उसको देख लेते क्या है। ये एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है, जो इसका मिशन होता है प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये 47 मेंबर बॉडी है, और क्या कहते हैं ये रीजनल ग्रुप इसमें बनाए जाते हैं, 3 ईयर टर्म्स पे रखा जाता है सबको। टू बिकम अ मेंबर, कंट्री को वोट्स मिलने चाहिए एटलीस्ट 96 ऑफ द 191 स्टेट्स, तब वो मेंबर बनती है। यूएन जनरल असेंबली में ऐसा वोटिंग होती है, उसके बाद मेंबर बनाया जाता है। जो मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है इनका 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। इन इलेक्टिंग काउंसिल मेंबर जो रिजोल्यूशन प्रोवाइड होता है जनरल असेंबली मेंबर्स के द्वारा, वो अकाउंट में लाया जाए कैंडिडेट्स के कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के रेगुलर सेशंस होने चाहिए। इसके लिए जो रेगुलर सेशंस है वो 3 बार होते हैं पर ईयर, वो होते हैं मार्च, जून और सितंबर में। यह आप याद रखिएगा कब कब होते हैं। इस बार फरवरी में ही हो गया है, तो फरवरी मार्च में ये एक सेशन हो जाता है, फिर जून जुलाई में, फिर सितंबर अक्टूबर में। इस तरह से क्या कहते हैं एक महीने का गैप अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये 3 बार सेशंस होते हैं पर ईयर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर किया है वर्थ, क्या कहते हैं जो बिड थी 13,700 करोड़ की, उसको पूरी तरह से क्लियर आउट किया है। ये जो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल था 118 अर्जुन MK1 है, ये टैंक्स का, जो 8,400 करोड़ की जो डील थी उसको पूरी तरह से क्लियर आउट किया गया है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के आपको हेड बताना है कौन है, कहते हैं इसके हेड कौन है आपको बताना है। हेड हेड का नाम बताइए आप इसके। ये हम लोग देख लेते हैं क्या होता है डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बनाया गया था करप्शन, जो स्पीड अप डिसीजन, जो मिलिट्री ऑक्यूपेंट क्या कहते हैं लेने के लिए जो डील्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और उसमें करप्शन ना हो इसलिए से बनाया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2001 में डिसाइड किया गया था कि इस तरह के इंटीग्रेटेड डीएसी बनाए जाए, जो हेड किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब भी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ही हेड किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता था कि एक्सपीडियस प्रोक्योरमेंट करना, अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट जो आर्म्ड फोर्सेस की उसको प्रोवाइड करना उनको। इसका फंक्शन होता था कि एक पॉलिसी गाइडलाइंस देना जितने भी एक्विजिशंस हैं या जो लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनको, और क्लियर आउट करना जितने भी एक्विजिशंस हैं जो इम्पोर्ट किए गए हैं या जो इंडिजिनियसली डेवलप किए गए, प्रोड्यूस किए गए या फॉरेन लाइसेंस पे लिए गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी वर्क करता है, और कहते हैं काफ़ी जल्दी अब हमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो ज़रूरी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, वो हम लोग उनको मिल भी रहे हैं।
चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है गवर्नमेंट टू रिव्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स। इसमें बात की गई है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता था चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स पे उसको रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और उसको देखते हुए कहते हैं उस पर किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह के उनके प्रोडक्ट्स हैं स्टील प्रोडक्ट्स, उसके तहत उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है DGTR। DGTR होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो हम लोग अलग से देखते हैं क्या है। ये एक एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की, जो एडमिनिस्टर करती है ऑल ट्रेड जितना रेमेडियल मेजर्स है उनको, इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और सेफगार्ड करना मेजर्स को। ये एक तरह से ट्रेड डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और जो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं जो डील करते हैं इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेड रेमेडीज, उनको ये सब डील करने में हेल्प करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है क्वालकॉम भारती एयरटेल टाई अप फॉर 5G इन इंडिया। कि जैसे हम जान रहे हैं कि एयरटेल ने कहा है सबसे पहले 5G हम लाएंगे, तो देखना है कि कैसे आता है। और क्या इसी पर ही उन्होंने एयरटेल भारती एयरटेल और क्वालकॉम जो प्रोसेसर जो की जो कंपनी है, दोनों ने कोलैबोरेट करके 5G लाने के लिए इंडिया के लिए क्या कहते हैं टाई अप किया है। तो देखना है कि किस तरह से इनका टाई अप आता है और किस तरह की इनकी सर्विसेज प्रोवाइड होती है 5G के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, प्राइवेट ओनरशिप में भी क्या कहते हैं कोलैबोरेशन हो, तभी हम क्या कहते हैं और इम्प्रूव कर पाएंगे अपने साइंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखते हैं आज के एडिटोरियल को। हमने पूरा न्यूज़ देख लिया, शुरू के पेजेस भी देख लिए, एंड के पेजेस भी देख लिए, वर्ल्ड न्यूज़ देख ली, हर एक्टिविटीज़ देख ली, साइंस से टेक्नोलॉजी से ट्रेड वाली। अब देखते हैं हम लोग एडिटोरियल पे। चलिए आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है अ न्यू पीक। इसमें बात की गई, जैसे हमने देखा था कि काफ़ी डिक्लाइन हुए थे केसेस कोरोना वायरस के, और क्या कहते हैं सितंबर में ही हमने देखा था कि 98,000 फ्रेश डेली केसेस देखे गए थे 16 सितंबर 2020 में। और फिर धीरे धीरे जो केसेस हैं इंडिया में वो स्लो डाउन होते गए, एक स्टेडी डिक्लाइन देखा गया। अभी मिड फरवरी में 12,000 केसेस देखे गए थे इंडिया में पर दिन, लेकिन केसेस डाउन हुए 98,000 से 12,000 लाना काफ़ी बड़ी बात है। और क्या कहते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने से भी काफ़ी केसेस कम हुए। और फिर हमने अभी देखा कुछ दिन पहले ही, कुछ वीक्स पहले, कि कुछ स्टेट्स में फिर से केसेस बढ़ने लगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या केरला। यहाँ पे केसेस फिर से बढ़ने लगे। जो केसेस देखे गए वहाँ पे जो स्लोली डिक्लाइन देखा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे केस जो नया स्ट्रेन आया था उसके केसेस पाए जा रहे हैं। जैसे कल भी दिल्ली में कुछ केसेस पाए गए नए स्ट्रेन के। तो इस पूरे न्यूज़ में वही बात की गई है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो इंक्रीज धीरे से बढ़ा है, जो कर्व है हमारा केसेस का वो धीरे से अप हुआ है, क्योंकि इससे पहले वो डिक्लाइन मोड में था। तो इससे ज़रूरी है कि हम पूरी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ख़त्म नहीं होते, या जब तक ये कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। तो इस पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द आफ्टर द कूप। इसमें बात की गई जो म्यांमार मिलिट्री है, जो हमने देखा कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चला था, एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, उनकी जो लीडर थी आंग सान सू की, जो नेशनल लीग की जो लीडर थी, उन्होंने डेमोक्रेटिकली जीता था इलेक्शन और वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनती उससे पहले ही कहते हैं मिलिट्री ने होल्ड ले लिया और क्या कहते हैं उनको कहते हैं सत्ता से हटा दिया। ऐसा एक्यूजन लगाया गया था मिलिट्री के द्वारा उनके ऊपर कि उन्होंने गलत तरह से कहते हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ी की इलेक्शंस में और इस तरह से उन्होंने जीता है, इसलिए ऐसा मिलिट्री ने किया। तो हमने देखा कि मिलिट्री ने होल्ड किया है, जैसे हमने देखा था डायरेक्ट रूल हो गया था। क्या कहते हैं अब ये ऐसा लगभग 50 साल बाद हुआ है। 1948 में हमने ही इंडिया ने ही ब्रिटेन से इन्हें इंडिपेंडेंस दिलाई थी। और क्या कहते हैं हमने देखा था कि कई जो टैक्टिक्स देखे गए थे उस वक्त अपोजिशन के द्वारा, जैसे हमने देखा कि इस वक्त जो डिटेन किए गए मिलिट्री के द्वारा वो है सू की, और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट विन मिंट, और जितने भी एनएलडी लीडर्स हैं, काफ़ी एनएलडी लीडर्स जो हैं कहते हैं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीडर्स जो हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। जिससे और कहा गया है पब्लिक को, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि वो प्रोटेस्ट ज्वाइन ना करें, वरना उनके ऊपर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हें भी डिटेन कर दिया जाएगा। और वहाँ पे इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया है
सोशल नेटवर्क्स भी ब्लॉक कर दिए गए। तो इस तरह की काफ़ी पूरी मिलिट्री होल्ड हो चुका है म्यांमार में। तो इसको इशू को वो लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं अपना, तो ये देखने की बात होगी। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस। इसमें बात की गई है कि जो ह्यूमन राइट्स हमें मिलती है वो हर किसी का बराबर अधिकार है। तो जैसे हमने देखा कि फार्मर प्रोटेस्ट में क्या कहते हैं, वहाँ पे लोग जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो गई, गवर्नमेंट ने नेट सस्पेंड कर दिया। इस एडिटोरियल में बात की गई है ऐसा कि वहाँ पे नेट सस्पेंड हो गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखे गए उनके द्वारा, कहते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें प्रोवाइड की गई, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि वो लोग कहीं जा ना पाएँ। और इसलिए ज़रूरी है कि हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हर किसी का अधिकार है। जैसे हमने देखा था कि किसी का ट्रेडिशन बिगाड़ने के लिए, कि इंडियन ट्रेडिशन है उसको हम रखेंगे इसलिए हम ह्यूमन राइट्स को नहीं देखेंगे, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। जैसे जो एक हमारे जो फेमस फ्रीडम फाइटर थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत हेल्प किया था। और जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहा था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो एक तरह से रोड मैप था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल अल्टरेशन होता है किसी का भी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को देख के हम लोग कुछ नहीं करते। क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से एक जो कंट्री के लिए ज़रूरी है वो हमने किया है। और इसलिए ज़रूरी है कि लोग भी क्या कहते हैं इसको देखें, इंडियन ट्रेडिशन को आगे ना ला के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पहले आगे लाया जाए। इस तरह की एक्टिविटीज़ कई बार देखी गई। ग्लोबल कंसर्न्स इस वक्त इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जितने भी बुलिंग एम्पलीफायर्स देखे गए, शटिंग डाउन सोशल मीडिया अकाउंट्स कई देखे गए कि ट्विटर के कई अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए जो प्रोटेस्ट के ऊपर थे। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ देखी गई। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कहा गया है कि अपनी गवर्नमेंट की इमेज बनाने के लिए या बचाने के लिए आप इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते कि दूसरों की इमेज को क्या कहते हैं ख़राब करें, फार्मर्स की इमेज को एक तरह से टेररिस्ट घोषित करना। ऐसा इसमें पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है अ प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नीडेड। इसमें बात की गई जितने भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र देखे गए पब्लिक सर्वेंट्स के, जो उनके मोरल को या जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को वीकन करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि गुड गवर्नेंस और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ट्रांसफ़र पॉलिसी, उनको भी एक तरह से एक अच्छे वे में लाना चाहिए, एक ऑर्गेनिक वे में लाना चाहिए कि क्या कहते हैं वहाँ पे जो उनका जो वर्क है किसी भी डिपार्टमेंट में जो कर रहे हैं वो किसी भी एरिया में, उसको वो अच्छे से कर पाएँ, या उनको डर ना रहे कि हम ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा या हमें वहाँ जाना पड़ेगा, इस तरह का कोई डर ना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं उनको उनके मोरल या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वीकन ना करें। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। अब देखते हैं आज का कार्टून पार्ट। आज का जो कार्टून पार्ट है वो जो आया है इस तरह का, डोंट बिहेव लाइक किंग्स, स्टे कनेक्टेड टू ग्रास रूट्स। इसमें बात की गई है कि जैसे हमने देखा है कि क्या कहते हैं जो हमारे पीएम है, उन्होंने इसमें पीएम को दिखाया गया है, उन्होंने कहा है कि कहते हैं कि किंग्स की तरह ना रहिए, ग्रास रूट से मिलिए। इस तरह के कई क्रिटिसाइज इन्हें किया जा रहा है। ये देखिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के द्वारा। और क्या कहते हैं जितने भी उनके एमएलएज हैं वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इस तरह के कई कार्टून रिप्रेजेंटेशन देखे गए इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।